हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं सक्रियण ऊर्जा के आकलन में प्रयुक्त सिद्धांत। पिछले लेक्चर में हमने सक्रियण ऊर्जा के बारे में देखा था। सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, अभिक्रिया ऊष्मा क्या होती है, ट्रांजिशन स्टेट या संक्रमण अवस्था क्या होती है, ऊर्जा अवरोध क्या होता है। आज हम देखेंगे कि सक्रियण ऊर्जा के आकलन में कौन कौन से सिद्धांत प्रयुक्त किया जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसी अभिक्रिया जिनमें केवल बंध टूटते हैं कि सक्रियण ऊर्जा शून्य से अधिक होती है। दूसरा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में जिसमें बंध टूटते हैं एवं बनते हैं कि सक्रियण ऊर्जा उसकी अभिक्रिया ऊष्मा यानी डेलस से अधिक होती है। इस सिद्धांत की व्याख्या मेथेन के क्लोरीनीकरण तथा ब्रोमीनीकरण के प्रथम संचरण पद के ऊर्जा परिवर्तन आरेख से कर सकते हैं। दोनों ही ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं हैं। पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी कि जो क्लोरीनीकरण का जो प्रथम संचरण पद था, श्रृंखला का संचरण पद, वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया था। क्लोरीनीकरण का ऊर्जा परिवर्तन आरेख हमने देखा था, चित्र 4.1 है। ब्रोमीनीकरण के ऊर्जा परिवर्तन आरेख चित्र 4.2 से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये तो है ब्रोमीन का ब्रोमीनेशन का आरेख, जिसमें यहाँ देखिए ये उत्पाद है, ये अभिकारक है। दोनों के बीच में जो अभिक्रिया ऊष्मा है वो कितनी है, 16 किलो कैलोरी पर मोल का इसमें डिफरेंस है। और अगर हम क्लोरीनेशन की बात करें, मेथेन की क्लोरीनेशन की, तो यहाँ पे जो ऊर्जा आरेख है या अभिक्रिया ऊष्मा है उसमें कितना अंतर है, 1 किलो कैलोरी पर मोल अंतर है। यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी 4 किलो कैलोरी है और यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी 18 किलो कैलोरी है। तो देखिए, हम चित्र 4.1 तथा चित्र 4.2 से स्पष्ट है कि अभिकारक अणुओं का ऊर्जा तल उत्पादों के ऊर्जा तल से नीचे है और मध्यवर्ती ऊर्जा पहाड़ी का ऊर्जा तल अभिकारक अणुओं तथा उत्पाद दोनों के ऊर्जा तलों से ऊपर है। हमने देखा चूँकि सक्रियण ऊर्जा अभिकारकों के ऊर्जा तल तथा ऊर्जा पहाड़ी के ऊर्जा तल का अंतर है और अभिकारक ऊष्मा अभिकारक को और उत्पादों के ऊर्जा तलों का अंतर है, इसलिए सक्रियण ऊर्जा का मान अभिक्रिया ऊष्मा से अधिक होता है। यह तो है इसकी क्या जो हमने बात करी, ये एक्टिवेशन कितनी आ गई थी, 18 किलो कैलोरी पर मोल। किसके लिए, यह है ब्रोमिनेशन की। और ये जो डेल एच है ये क्या हो जाएगी, ये अभिक्रिया ऊष्मा हो जाएगी, जो कि यहाँ दिखा रखी है 18 किलो कैलोरी पर मोल। तो क्या हो गई, अभिक्रिया एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा हो गई, और ये 16 किलो कैलोरी पर मोल क्या हो गई, अभिक्रिया ऊष्मा हो गई। तो देखिए, गैसीय अवस्था अभिक्रिया जिसमें केवल बंधों का समान विखंडन होता है और कोई भी बंध नहीं बनता कि सक्रियण ऊर्जा अभिक्रिया ऊष्मा के बराबर होती है। तो देखिए, गैसीय अवस्था अभिक्रिया जिसमें केवल बंधों का तो समान विखंडन होता है और कोई भी बंध नहीं बनता कि सक्रियण ऊर्जा अभिक्रिया ऊष्मा के बराबर होती है। यहाँ पर ये गैसीय अभिक्रिया है जहाँ पे केवल बंध टूट रहा है, मतलब Cl2 से केवल Cl रेडिकल बन रहा है और कोई बंध नहीं बन रहा है। उस कंडीशन में इसकी जो अभिक्रिया होगी, ऊष्मा होगी, वो किसके बराबर होगी, एक्टिवेशन एनर्जी मतलब सक्रियण ऊर्जा के बराबर होगी, मतलब डेल एच इज इक्वल टू ई एक्टिवेशन। तो देखिए, यहाँ डेल एच भी 58 किलो कैलोरी पर मोल होगी और ई एक्टिवेशन भी 58 किलो कैलोरी पर मोल होगी। एग्जाम्पल क्या है, Cl2 को प्रकाश की उपस्थिति में 2 Cl रेडिकल बनना इसका एग्जाम्पल हो जाता है। अब आगे बात करें हम गैसीय अवस्था अभिक्रिया में जिसमें मूलकों के संयोग से उत्पाद बनते हैं कि सक्रियण ऊर्जा शून्य होती है। मेथेन के क्लोरीनीकरण के सभी श्रृंखला समाप्ति पद इसके उदाहरण हैं। उदाहरणार्थ 2 CH3 मूलकों के संयोग से एथेन अणु बनने का उदाहरण। मतलब गैसीय अवस्था अभिक्रिया जिसमें मूलकों के संयोग से उत्पाद बनता है कि सक्रियण ऊर्जा शून्य होती है। यहाँ पर ये 2 मेथिल मूलक आपस में जुड़कर क्या बना रहे हैं, एथेन बना रहे हैं। तो इसकी लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कितनी है, शून्य है, और डेल एच कितनी हो जाएगी, 88 किलो कैलोरी पर मोल हो जाएगी। इस तरीके से ये हमने देखा। अब हम बात करते हैं संक्रमण अवस्था तथा मध्यवर्ती, ट्रांजिशन स्टेट और मध्यवर्ती क्या होती है उसके बारे में हमने बात करते हैं। ये हमने
पिछले लेक्चर में पिछले जब हमने अध्याय 2 में पढ़ रहे थे तब हमने देख लिया है। तो अब हम बात करते हैं एल्कोन के साथ विभिन्न हेलोजनों की सापेक्ष क्रियाशीलता, रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट हेलोजन विथ एल्केन्स। किसी एक पदार्थ की दूसरे पदार्थ के प्रति क्रियाशीलता को उसकी परस्पर अभिक्रिया करने की दर से माना जाता है। विभिन्न हेलोजनों जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के एल्केन के साथ अभिक्रिया करने की दर अलग अलग है, अतः उनकी एल्केन के सापेक्ष अभिक्रियाशीलता भी अलग अलग होगी। हेलोजनों की सापेक्ष क्रियाशीलता का क्रम निम्न प्रकार है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। आयोडीन तो साधारणतः अभिक्रिया ही नहीं करता है। हेलोजनों की एल्कोनों के साथ सापेक्ष क्रियाशीलता को इनकी मेथेन के साथ अभिक्रिया में प्रयुक्त ऊर्जा परिवर्तनों के आधार पर निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे फ्लोरीनीकरण में जो प्रथम पद होता है वो मतलब वो श्रृंखला आरंभ जो पद होता है उसमें तो वो डेल कितना है अभिक्रिया ऊष्मा प्लस 38, मतलब ऊष्मा से भी अभिक्रिया होगी, यहाँ ऊष्मा देना पड़ रहा है। दूसरा पद है श्रृंखला संदर्शन पद जो कि कितना है इसमें -32, डेल एच -32, काफ़ी ऊर्जा निकल रही है। और जो श्रृंखला समाप्ति पद या श्रृंखला संदर्शन पद ही है, ये भी श्रृंखला संदर्शन पद है, ये भी -70 और ये एक्टिवेशन बहुत कम है। यहाँ पे एक्टिवेशन 1.2 है और जो श्रृंखला प्रारंभ पद था वहाँ पे +38 से बहुत ज़्यादा है। अब फ्लोरीनीकरण के बाद हम बात करें क्लोरीनीकरण की, तो यहाँ देखिए डेल एच +58, ऊष्माशोषी अभिक्रिया बहुत ज़्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी इसके कंपेयर में। यहाँ 38 थी, यहाँ 58 था, यहाँ एक्टिवेशन 38 है, यहाँ 58 है। तो मतलब यहाँ पर हमें कम ऊर्जा देनी पड़ रही है, यहाँ हमें ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ रही है। तो यहाँ कम ऊर्जा की वजह से फ्लोरीनीकरण जल्दी से रिएक्शन कर लेता है। अब नेक्स्ट पद की हम बात करें तो देखिए इसमें श्रृंखला संदर्शन में भी प्रथम पद तो ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माशोषी है, वहाँ ऊष्माक्षेपी था। यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रथम श्रृंखला संदर्शन पद में भी प्रथम पद ऊष्माक्षेपी है। क्लोरीनीकरण में क्या है, ऊष्माशोषी है प्रथम पद, और जो दूसरा पद है वो ऊष्माक्षेपी है। और यहाँ एक्टिवेशन यहाँ पे भी बहुत कम है, यहाँ पे +4 है और लास्ट पद है। अब हम ब्रोमिनेशन की बात करते हैं तो देखिए जो प्रथम पद है डेल एच +46 है, ये एक्टिवेशन 46 हो गया। और श्रृंखला संदर्शन का जो प्रथम पद है वो भी काफ़ी ऊष्माशोषी पद है जो कि +16 है। यहाँ पे प्रथम पद भी ऊष्माशोषी था बट +1 था, लेकिन यहाँ पे +16 है तो ज़्यादा हमें ऊष्मा देनी पड़ेगी। और जो तृतीय पद है वो जरूर ऊष्माक्षेपी पद है। आयोडीनीकरण की बात करें तो यहाँ पर तो प्रथम पद तो हमेशा ऊष्माशोषी होगा ही। श्रृंखला संदर्शन का जो प्रथम पद है जो कि ये है वो यहाँ पे +31 है, यहाँ पर तो +1 है। क्लोरीनेशन में ब्रोमिनेशन में ये +16 हो गया और जस्ट इसका दुगने के बराबर आयोडीकरण में हो जाता है जो कि +31 है। अब देखिए इनसे हम क्या डिस्कशन या क्या निष्कर्ष निकालते हैं। प्रत्येक हेलोजनीकरण के पद फर्स्ट में हेलोजन का उसके परमाणुओं में वियोजन होता है और इससे अभिक्रिया ऊष्मा अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा के बराबर होती है। हमने पढ़ा भी था ये अभी कि गैसीय अवस्था में जब उसके बंध टूटते हैं, केवल बनते नहीं है, तो उसकी अभिक्रिया ऊष्मा ही उसकी सक्रियण ऊर्जा होती है। आयोडीन की एक्टिवेशन सबसे कम और फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है। यदि पद 1 को अभिक्रिया का वेग निर्धारण पद माने तो आयोडीन की क्रियाशीलता सर्वाधिक होगी और क्लोरीन की सबसे कम होनी चाहिए, परंतु प्रेक्षणों से प्राप्त क्रियाशीलता के क्रम से मेल नहीं खाता। तो प्रथम पद क्या है, प्रथम पद इसका अभिक्रिया निर्धारण का पद नहीं है। पद 3 में मेथिल मुक्त मूलक हेलोजन से अभिक्रिया करता है और सभी हेलोजनों के साथ यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है। फ्लोरीन के अतिरिक्त अन्य हेलोजन के साथ अभिक्रिया ऊष्मा डेल एच का मान लगभग समान है तथा सक्रिय ऊर्जा बहुत कम है, अतः पद 3 को भी प्रेक्षित सापेक्ष क्रियाशीलता क्रम नहीं माना जा सकता। फिर क्या होगा, अब देखिए पद 2 में CH4 में से एक हाइड्रोजन परमाणु का हेलोजन परमाणु के द्वारा अपहरण या एब्स्ट्रैक्शन होता है। विभिन्न हेलोजन परमाणुओं के साथ अभिक्रिया की अभिक्रिया ऊष्मा तथा सक्रिय ऊर्जा को देखा जाए तो इनमें बहुत अधिक अंतर है। फ्लोरीन परमाणु के साथ अभिक्रिया उच्च ऊष्माक्षेपी है जो कि डेल एच -32 किलो कैलोरी पर मोल है और आयोडीन परमाणु के लिए ये जस्ट
अपोजिट में लगभग बराबर में, मतलब +31 किलो कैलोरी पर मोल है, जो कि ऊष्माक्षोषी है और ये ऊष्माक्षेपी है। हैलोजनीकरण के पद 2 में विभिन्न हैलोजन परमाणुओं के साथ अभिक्रिया की अभिक्रिया ऊष्मा तथा सक्रियण ऊर्जा का क्रम इस प्रकार से है। फ्लोरीनीकरण का 32, फिर क्लोरीनीकरण के लिए +1 ΔH का मान है ये, और ब्रोमीनीकरण के लिए 16 और आयोडीनीकरण के लिए 31, और ये ई एक्टिवेशन का मान भी इस क्रम में लगातार बढ़ता जा रहा है। तो देखिए, चूंकि सक्रियण ऊर्जा कम होने पर यहाँ पर देखो केवल A+1.2 है, यहाँ पे 4.0 है, यहाँ पे +18 और यहाँ पे 33.5 है। अब यहाँ पे सक्रियण ऊर्जा बहुत कम है, तो माना कि +0.2 इतनी सी हो जाएगी। 4 के लिए इतना ऊर्जा पार करना पड़ेगा, 16 के लिए इतना, और 33 के लिए तो बहुत ज़्यादा पार करना पड़ेगा। तो चूंकि सक्रियण ऊर्जा कम होने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है, अतः उपयुक्त मानों से स्पष्ट है कि विभिन्न हैलोजनों की मेथेन के प्रतिक्रियाशीलता क्रम निम्न प्रकार है। इस तरीके से हो जाएगा, फ्लोरीन का सबसे कम, फिर क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। इस तरीके से हमने देखा कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगी, क्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। इस तरीके से पिछले 2 लेक्चर्स में अपने काफ़ी कुछ हैलोजिनेशन के बारे में और रिएक्टिविटी के बारे में बात करी। आज हमने क्या क्या बात कर ली? आज हमने सबसे पहले बात करी थी सक्रियण ऊर्जा के आकलन में प्रयुक्त सिद्धांत कौन कौन से हैं, और किस तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बात करी कि गैसीय अवस्था अभिक्रिया जिसमें केवल बंधों का समान स्विखंडन होता है और कोई भी बंध नहीं बनता है, उसकी सक्रियण ऊर्जा अभिक्रिया ऊष्मा के बराबर होती है। ये हमने देखा एग्जाम्पल के द्वारा। फिर हमने देखा कि गैसीय अवस्था अभिक्रिया से जिसमें मूलकों के संयोग से उत्पाद बन रहा होता है, केवल मूलक आपस में संयोग कर रहे हैं और केवल बंध बन रहे हैं, उसकी सक्रियण ऊर्जा क्या होती है? बिल्कुल शून्य होती है। और फिर हमने बात करी थी कि हैलोजनों के साथ विभिन्न हैलोजनों की सापेक्ष क्रियाशीलता, और सापेक्ष क्रियाशीलता को हमने यहाँ पर दिखाया था एक्टिवेशन एनर्जी के आधार पर। एक्टिवेशन एनर्जी की जब हमने फ्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन की बात करी, तो हमने देखा कि फ्लोरीन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो बहुत ही कम है। उसके लिए अगर हम देखें तो हमने देखा कि फ्लोरीनेशन के लिए जो एक्टिवेशन की एनर्जी होती है वो +1.2 होती है, और क्लोरीनेशन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी 4.0 होती है, ब्रोमिनेशन के लिए 18 होती है, और आयोडीनीकरण के लिए 33.5 होती है। मतलब यहाँ पे तो केवल 1.2 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी देने पर ही रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पर 4 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी जब देंगे हम, तब ये रिएक्शन स्टार्ट होगी। ब्रोमीन के लिए यही एनर्जी 18 हो जाएगी, और आयोडीन के लिए बात करें तो यही एनर्जी कितनी हो जाती है? 33.5 हो जाती है। तो यह भी हम देखते हैं कि आयोडीन की एनर्जी बहुत ज़्यादा, एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होने के कारण तथा आयोडीन खुद एक साइज में बड़ा है, तो उसके कारण ये लगभग रिएक्शन करता ही नहीं है। एल्केन से इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है और ये रिएक्शंस नहीं कर पाता है। और हमने देखा पिछले लेक्चर्स में जो संगठक टक्कर होगी, टक्करों के फलस्वरूप जो प्रभावी टक्कर होगी, और वो प्रभावी टक्कर ही उस मिनिमम एनर्जी तक पहुंच पाती है जिससे कि अभिकारक उत्पाद में चेंज हो जाता है। और वो मिनिमम एनर्जी क्या होती है? वो मिनिमम एनर्जी सक्रियण ऊर्जा होती है। यदि हम यहाँ पे इनके ग्राफ की बात करें तो हम देखते हैं क्लोरीनेशन के लिए ये सब ऊष्मा, जब हम क्लोरीनेशन की बात कर रहे थे तो हमने देखा था ये सब कौन सी रिएक्शन है? ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है। क्योंकि जब क्लोरीनेशन की बात करते हैं तो क्लोरीनेशन के लिए जो ΔH अभिक्रिया ऊष्मा है वो कितनी आ रही है? 1 किलो कैलोरी पर मोल आ रही है। और यही ब्रोमीन के लिए यह अभिक्रिया ऊष्मा कितनी आ रही है? 16 किलो कैलोरी पर मोल आ रही है। तो ये जो ΔH है वो तो अभिक्रिया ऊष्मा है, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर क्लोरीन के लिए तो आ रही है 4 किलो कैलोरी पर मोल, और ब्रोमीन के लिए आ रही है 18 किलो कैलोरी पर मोल। अतः क्लोरीन के आसानी से रिएक्शन देगा ब्रोमीन के कंपेयर में। तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन देगा, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, और उसके बाद आयोडीन। इस तरीके से आज हमने फ्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन में
कौन फास्ट होगा उसके बारे में देखा। फ्लोरीन तो इतनी कमरे के ताप पर भी बहुत तीव्र गति से रिएक्शन करता है, जो विस्फोटक अभिक्रिया होती है। क्लोरीन की अभिक्रिया हम करवाते हैं, लेकिन उसको भी मैनेज करके रिएक्शन करवाई जाती है। इस तरीके से आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।